नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिजिक्स क्लास में। मैं पवन कुमार सोनी, लेक्चर फिजिक्स आरपीएससी रैंक 10। कल हमने कूलाम के नियम के बारे में पढ़ लिया था। दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F बराबर होता है K Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर। K का मान अगर निर्वात है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जा सकता है। ये हमने कल पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं पैरावैद्युतांक की। और ये जो हमारे पास एप्सिलॉन है, विद्युतशीलता है, ये विद्युतशीलता है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। दो बिंदुवत आवेश लेते हैं हमारे, ये दो बिंदुवत आवेश, नाम दे देते हैं इनको Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं स्मॉल r। अभी इनके बीच में निर्वात है। जब दो आवेशों के बीच में निर्वात होता है तो उनके मध्य जो बल लगता है, चाहे वो आकर्षण हो चाहे वो प्रतिकर्षण हो, वो बल सर्वाधिक लगता है। जैसे जैसे इसके अंदर माध्यम आता जाता है, दोनों आवेशों के बीच में माध्यम आता जाता है, जैसे वायु है या फिर पानी है या फिर पैराफिक मोम है या फिर धातु भी है, जैसे जैसे इसके अंदर माध्यम बढ़ता जाता है, माध्यम हमारा सघन होता जाता है, वैसे वैसे इन दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है या कूलाम बल है, वो हमारा घटता जाता है। तो सबसे पहली बात, जब निर्वात है, कोई भी माध्यम नहीं है, तब दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल सर्वाधिक होगा। उसके बाद में जैसे जैसे माध्यम इसके अंदर आता जाएगा, माध्यम सघन होता जाएगा, वैसे वैसे दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, वो बल हमारा घटता चला जाएगा। यहां पर चलते हैं। परावैद्युतांक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है हमारे पास परावैद्युत और साथ में है इसके अंक। परावैद्युत का मतलब होता है कुचालक पदार्थ। परावैद्युत का सीधा सा मतलब है कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ वे कुचालक पदार्थ जिनको विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, यानी जिनके जो सिरे होते हैं उनके ऊपर आवेश आ जाते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास कुचालक पदार्थ है, इसको हम दो आवेशों के बीच में रख देते हैं, यानी इसको विद्युत क्षेत्र के अंदर रख देते हैं। तो इस कुचालक पदार्थ के इस वाले पृष्ठ पर और इसके विपरीत पृष्ठ पर आवेश आ जाएंगे। ये जो आवेश आने की जो घटना है, यही हमारा क्या है, परावैद्युत पदार्थ है। तो परावैद्युत कुचालक पदार्थ है जो विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र में रखने पर इनके पृष्ठों पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। ये तो हो गया हमारा परावैद्युत। अंक संख्या है 1 2 3 4 या भिन्नात्मक भी हो सकती है। अंक हमारे जरूरी नहीं है पूर्णांक हो, 1 2 3 इस प्रकार से हो सकता है, 1/2 3/2 2/5 2/7 इस प्रकार से कोई संख्या हो सकती है हमारी। भिन्नात्मक भी हो सकती है, पूर्ण संख्या भी हो सकती है। तो जब किसी परावैद्युत पदार्थ को दो आवेशों के बीच में रख दिया जाता है, यहां पर Q1 और Q2 के बीच में रख दिया जाता है, तो हमारे पास दोनों आवेशों के बीच का जो बल है वो घटेगा। कितने गुना घटता है, निर्वात की तुलना में बल जितने गुना घटता है उसी को कहा जाता है परावैद्युतांक। दो आवेशों के मध्य किसी माध्यम को रखने पर, परावैद्युत माध्यम को रखने पर, उनके बीच में जो लगने वाला बल है वो घट जाएगा। जितने गुना घटेगा या जिस अंक से ये बल घटेगा उसी को कहा जाता है परावैद्युतांक। इसको हम फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं, एप्सिलॉन आर। जो हमारा परावैद्युतांक होता है उसको एप्सिलॉन आर से लिखा जाता है। तो एप्सिलॉन आर बराबर निर्वात में आवेशों के मध्य बल, आवेशों के मध्य बल बटा माध्यम में आवेशों के मध्य बल। वही आवेश उतनी दूरी पर लेने हैं, वही उन्हीं आवेशों के लिए निर्वात में कितना बल लगता है, उन्हीं आवेशों के लिए उतनी दूरी पर माध्यम में जितना बल लगता है, दोनों का अनुपात वही हमारा परावैद्युतांक के बराबर होगा। इसे विद्युतशीलता के रूप में भी ज्ञात करते हैं। कल वाला फॉर्मूला देखते हैं, ये रहा हमारे पास बल का फॉर्मूला।
जब दोनों आवेशों के बीच में निर्वात है उस समय बल होगा हमारे पास F बराबर K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। निर्वात है हमारे पास तो K का मान हम रख सकते हैं 1/4 पाई और निर्वात की विद्युतशीलता हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, साथ में Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। अब इन्हीं दोनों बिंदु आवेशों के बीच में हम माध्यम को रख देते हैं। माध्यम को रखेंगे तो अब बल को किस प्रकार से लिखेंगे, एफ एम मीडियम के कारण बल 1 इस रूप में लिखते हैं डायरेक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह अगर हमारे पास माध्यम होता है तो उसके लिए हम माध्यम की विद्युतशीलता लिखते हैं एप्सिलॉन। तो एफ एम बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन और साथ में इनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, Q1 Q2 बटा में जो दूरी है वो भी हमारी वही रहेगी, तो Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। इन दोनों के मान, निर्वात में बल का मान, माध्यम में बल का मान, ये दोनों मान उठा करके यहां पे रख देते हैं। तो एप्सिलॉन R बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। माध्यम के कारण बल लग रहा है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, नीचे R स्क्वायर से R स्क्वायर भी कैंसिल, ये पूरा पार्ट हमारा कैंसिल हो गया। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, यहां पर तो बच गया हमारे पास 1/एप्सिलॉन नॉट और नीचे हमारे पास बच जाएगा 1/एप्सिलॉन। गणित का साधारण नियम लेकर के चल लेते हैं, पहली गुणा चौथी दूसरी गुणा तीसरी। तो पहली को जब चौथी से गुणा करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन और नीचे हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो परावैद्युतांक को हम विद्युतशीलता के रूप में भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट। अब जो हमारा एप्सिलॉन है ये तो है माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। इसी प्रकार से जो एप्सिलॉन नॉट है ये हमारा है निर्वात की विद्युतशीलता, तो निर्वात की विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन R के हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए, यहां पर देखो परावैद्युतांक के दो फॉर्मूले, पहला बल के रूप में लिख सकते हैं एप्सिलॉन R बराबर निर्वात में आवेशों के मध्य बल बटा माध्यम में आवेशों के मध्य बल, ये तो पहला फॉर्मूला। दूसरा एप्सिलॉन R बराबर हो जाएगा हमारे पास माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन R बराबर माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता। यहां से देखो हम माध्यम के लिए जो विद्युतशीलता है उसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। माध्यम की विद्युतशीलता बराबर निर्वात की विद्युतशीलता इंटू परावैद्युतांक। निर्वात की विद्युतशीलता और परावैद्युतांक, माध्यम के परावैद्युतांक का जो गुणनफल है वो गुणनफल ही हमारा माध्यम की विद्युतशीलता के बराबर होता है। एप्सिलॉन R और K, एक बार इसके जो हमारे पास मात्रक है उन मात्रकों में दोबारा चलते हैं। K का मात्रक कल हमने लिखा था न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा में कूलम्ब स्क्वायर, यह हमारा SI या फिर MKS मात्रक है K का, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। K के अंदर चलते हैं, K बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। 4 का कोई मात्रक नहीं, पाई का भी कोई मात्रक नहीं, मात्रक है केवल एप्सिलॉन नॉट का होगा। तो K और एप्सिलॉन नॉट के जो मात्रक होंगे वो एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। एप्सिलॉन नॉट को यहां पर ले आओ, K को यहां पर ले आओ, तो मात्रक बिल्कुल विपरीत हो जाएंगे। तो जो हमारा एप्सिलॉन है उसका मात्रक हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर।
एप्सिलॉन हो चाहे एप्सिलॉन नॉट हो, दोनों के ही हमारे पास यही मात्रक होंगे। माध्यम हो चाहे निर्वात हो, दोनों की विद्युतशीलता के लिए एक ही मात्रक होगा, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहां पर जो हमारे पास एप्सिलॉन आर है उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, ये केवल एक संख्या होगी। एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन के लिए हमारे पास कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और बटा में भी कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कैंसिल होके जो एप्सिलॉन आर है उसका हमारे पास कोई भी मात्रक नहीं रहता है, यानी परावैद्युतांक हमारा एक मात्रकहीन राशि होता है। परावैद्युतांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। चलिए, कुछ पदार्थों के लिए परावैद्युतांक का मान आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। कई बार दे दिया जाता है प्रश्न के साथ, न्यूमेरिकल प्रश्न के साथ, कई बार न्यूमेरिकल प्रश्न के साथ नहीं दिया जाता है। तो एक तरफ मैं पदार्थ लिख देता हूं और इसके साथ में एक तरफ लिख देता हूं परावैद्युतांक। सबसे पहले निर्वात की बात कर लेते हैं। निर्वात है हमारे पास, अगर निर्वात है तो उसके लिए परावैद्युतांक का मान होगा 1। जैसे ही हम हवा की बात करते हैं तो हवा के अंदर कुछ हमारे पास गैस के कण होते हैं, तो ऐसी स्थिति में परावैद्युतांक 1.0006, लेकिन हम हवा के लिए भी इसे 1 ही मानकर चलेंगे, तो हवा के लिए भी परावैद्युतांक हमारा होगा 1 के बराबर। इसके बाद में हम चलते हैं कांच के लिए। कांच के लिए जो परावैद्युतांक है वो 5 से 10 के बीच में होता है। कांच के लिए परावैद्युतांक हमारा 5 से 10 के मध्य। एक पैराफिन मोम है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। मोम का होता है 2 से 2.5 के मध्य। मोम का है 2 से 2.5 के मध्य। इसी प्रकार से पानी का ले लेते हैं, जल का। जल का परावैद्युतांक फिक्स है हमारे पास, 80 होता है। और सबसे लास्ट आपको जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, इस वाले को आपको ध्यान में रखना है। जो धातु है, धातु के लिए परावैद्युतांक हमारा अनंत होता है, तो इनको आपको याद रखना है। खास करके धातु तो आपको याद रखना ही है कि धातु के लिए जो परावैद्युतांक है वो अनंत होता है। निर्वात के लिए 1, हवा के लिए भी 1, कांच के लिए 5 से 10, मोम के लिए 2 से 2.5, जल के लिए 80 और धातु के लिए हमारा ये मान होता है अनंत। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम को सदिश रूप में हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? सबसे पहले सदिश की भी बात कर लेते हैं कि सदिश को लिखा कैसे जाता है। कोई भी सदिश को लिखने का तरीका होता है सदिश का परिमाण इंटू एकांक सदिश यानी एक है। सदिश को लिखने का तरीका सदिश का परिमाण यानी अदिश राशि और एकांक सदिश से गुणा कर देते हैं। गुणा करते ही हमारे पास उस राशि को सदिश रूप में लिख सकते हैं। ये सदिश में लिखने का तरीका। सदिश ए बराबर सदिश का परिमाण यानी अदिश राशि और एकांक सदिश हमारा एक है। तो हमारा जो कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम, बल का फॉर्मूला F बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, उसको हम सदिश रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो इसके लिए हम एक निर्देश तंत्र लेते हैं। ये हमारा निर्देश तंत्र। इस निर्देश तंत्र में 2 आवेश ले लेते हैं, बिंदुवत आवेश। ये हमारे 2 बिंदुवत आवेश, नाम दे देते हैं इन्हें Q1 और Q2। जो हमारा निर्देश तंत्र है उसके मूल बिंदु से Q1 का स्थिति सदिश ले लेते हैं R1। ये हमारा स्थिति सदिश है R1। इसी तरीके से मूल बिंदु से Q2 का स्थिति सदिश हमारा हो जाएगा R2। तो ये हमारा R2। Q1 से Q2 की तरफ चले या फिर Q2 से Q1 की तरफ चले, ये दूरी हमारी बराबर है। Q1 से चाहे मैं Q2 की तरफ आ जाऊं, चाहे Q2 से मैं Q1 की तरफ चला जाऊं, ये दूरी हमारी परिमाण के अंदर बराबर होगी। Q1 को निर्देश बिंदु मान लेते हैं। इस Q1 के सापेक्ष अगर Q2 की दूरी ज्ञात करते हैं तो Q1 के सापेक्ष Q2 की जो दूरी होगी हमारे पास, यहां तक ये वाली जो दूरी होगी, उसको अंतिम माइनस प्रारंभिक रूप में लिखा जा सकता है। तो R2 माइनस R1 बराबर ये हो जाएगा R21। सदिश संयोजन का हमारे पास जो त्रिभुज नियम है उसी का उपयोग किया गया है। ये हमारे पास P, ये हमारे पास Q, ये हमारे पास R।
तो दो सदिश जो हमारे एक ही क्रम में होते हैं उनका योग तीसरे सदिश के बराबर होता है, इसी को आधार मान करके लिया गया है। तो R1 प्लस R21 ये हमारा R2 के बराबर हो जाएगा। R1 प्लस ये वाली दूरी R21, ये वाली दूरी R21, इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि Q1 से Q2 की तरफ आ रहे हैं, तो R1 प्लस R21 ये वाली दूरी हमारी होगी R2 के बराबर। तो R1 प्लस R21 ये वाली दूरी हमारी बराबर होगी R2 के। R1 को उठा करके इधर ले आता हूं, तो माइनस का R1, तो R21 यानी Q1 से Q2 की तरफ जो दूरी है R21, उसका मान होगा हमारे पास R2 माइनस R1, और ये दूरी हमने सुविधा के लिए लिखी है R21। 2 का मतलब है 2 तक, और स्टार्ट कहां से किया हमने 1 से, तो ये दूरी हो गई हमारी R21। इसी प्रकार से हम Q2 को आधार मान करके जब Q1 की तरफ चलेंगे, Q2 को आधार मान करके जब हम Q1 की तरफ चलेंगे, तो ये वाली दूरी हो जाएगी अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम R1 माइनस प्रारंभिक R2, तो R1 माइनस R2, और इसे हम लिख देते हैं R12 से। वापस यही सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम लगा करके हम इसे भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए R2 यहां से चलना है आपकी बार, ये और ये एक ही दिशा में है आपकी बार, तो R2 प्लस R12, R2 प्लस R12 ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी हमारी बराबर होगी R1 के, वही सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम। तो इसे यहां पे रखते हैं, इसे उठा करके दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो R12 बराबर हो जाएगा R1 माइनस R2, तो ये वाली हमारे पास दूरी आ जाएगी। अब यहां पर एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर रूप से दिख रही होगी कि चाहे मैं Q1 से Q2 की तरफ जाऊं, चाहे मैं Q2 से Q1 की तरफ जाऊं, दूरी बराबर है। अंतर किस में आ रहा है? केवल दिशा के अंतर आ रहा है। ये वाली जो दिशा है ये तो नीचे की तरफ है, और ये वाली जो दिशा है ये हमारी ऊपर की तरफ है। तो जो हमारा सदिश है R12 वो हमारा परिमाण के अंदर तो बराबर है R21 के, परिमाण तो दोनों का बराबर है। ये दूरी चाहे मैं यहां से यहां तक लूं, चाहे यहां से यहां तक लूं, दूरी बराबर है, परिमाण तो बराबर है, लेकिन इनकी दिशा अलग अलग है। तो R12 कैप, दिशा की बात कर रहे हैं, सदिश नहीं ले रहे हैं हम। ये वाली जो दिशा है, सदिश को लिखने का तरीका परिमाण इंटू एकांक सदिश, तो परिमाण तो बराबर है, अंतर केवल हमारा एकांक सदिश के अंदर आएगा। तो R21 कैप सदिश, इसकी दिशा तो हमारे पास होगी नीचे की तरफ, R12 कैप इसकी दिशा होगी हमारी ऊपर की तरफ। तो R12 ये हमारा माइनस के अंदर R21 कैप के बराबर होगा। Q1 और Q2 मान लेते हैं दोनों एक जैसे आवेश हैं, ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, धनावेश धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो Q1 Q2 को धक्का देगा, तो जो बल की दिशा होगी वो होगी नीचे की तरफ, ये होगी F21 सदिश, ये बल हमारा लगेगा नीचे की तरफ। इधर देखो, यहां पर मैंने लिखा है F21, देखो यहीं से चलना है। F का मतलब फोर्स, यानी बल लग रहा है दूसरे आवेश पर, और किसके कारण लग रहा है? पहले आवेश के कारण। ये लिखने का हमारा तरीका, F21 का मतलब बल लग रहा है दूसरे आवेश पर और पहले आवेश के कारण। इसी तरीके से Q2 भी Q1 को प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि दोनों एक जैसे आवेश हैं। तो यहां पर हमारे पास Q1 पर भी बल लगेगा, इस बल को मैं कह देता हूं F12। देखिए इसको भी लिखने का तरीका, F12 को बल लग रहा है पहले आवेश पर, ये बल हमारा लग रहा है इस पहले आवेश पर, किसके कारण लग रहा है? दूसरे आवेश के कारण, तो ये हमारा 2। तो यहां पर F21 और ये हमारा F12। जो पहले होता है उसके ऊपर बल लगता है, जो दूसरा यानी बाद के अंदर होता है उसके कारण बल लगता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए अब हम इस बल की बात कर लेते हैं सदिश रूप में। तो Q1 आवेश के कारण Q2 पर बल,
Q1 आवेश के कारण और बल लग रहा है हमारा Q2 पर, तो कौन सा लिखेंगे? देखो बल लग रहा है हमारा Q2 आवेश पर, तो F2। बल लग रहा है दूसरे आवेश के कारण, तो F2। और किसके कारण लग रहा है? Q1 आवेश के कारण, तो यहां पर आ जाएगा 1। सदिश रूप में लिखना है तो ऊपर तीर का निशान लगा देते हैं, F21 सदिश बराबर, फॉर्मूला हमारे पास फिक्स है कूलाम के नियम में, F बराबर होता है K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। मान लेते हैं हमारे पास निर्वात है, तो K का मान तो हमारे पास वही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। पहला आवेश हमारे पास Q1 है, दूसरा आवेश हमारे पास Q2 है, इसी फॉर्मूले के अनुसार चलना है। तो Q1 Q2 बटा दूरी कितनी है? अब यहां पर F21 के लिए Q1 को आधार मान करके Q2 तक की दूरी ज्ञात करनी है, तो Q1 से Q2 तक की दूरी है हमारे पास R21, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास R21। लेकिन सदिश रूप नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि स्क्वायर है। कोई भी सदिश है हमारे पास, जब हम उसका वर्ग करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट उसका स्क्वायर आ जाता है, अदिश का स्क्वायर आ जाता है। तो यहां पर R21, इसे अब हमें सदिश रूप में लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, R21 स्क्वायर। ये सदिश राशि कभी भी नहीं होगी। के नियतांक है, अदिश राशि। Q1 Q2 आवेश भी हमारे अदिश है, और नीचे दूरी भी हमारे पास अदिश है। तो यहां पर ये जो बल का मान आया है, ये हमारा बल का परिमाण है। अभी हमें इसे सदिश रूप में और लिखना है। तो सदिश रूप में लिखने का मैंने आपको पहले भी एक तरीका बताया था, सदिश को लिखने का तरीका परिमाण इंटू एकांक सदिश। तो ये तो हो गया हमारे पास परिमाण। एकांक सदिश, इस दिशा के अंदर हमारा एकांक सदिश है R21 कैप, तो R21 कैप, ये हमारा हो गया बल को लिखने का तरीका। Q1 आवेश के कारण Q2 पर बल का मान, तो बल लग रहा है Q2 पर, तो बल लग रहा है दूसरे आवेश पर, किसके कारण लग रहा है? पहले आवेश के कारण, तो 1। F21 सदिश बराबर के दोनों आवेश हमारे पास Q1 Q2, Q1 से Q2 तक की जो दूरी है वो हमारी हो जाएगी R21। स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर करेंगे तो हमेशा अदिश राशि ही आती है। सदिश का जब भी स्क्वायर किया जाता है तो अदिश राशि आती है केवल a स्क्वायर। तो यहां पर अब हमें सदिश लगाने की जरूरत नहीं है, तो R21 स्क्वायर, R21 कैप, ये तो परिमाण है, सदिश रूप में और लिखना है तो एकांक सदिश लगा देते हैं R21 कैप, ये हमारे पास बल की दिशा के अंदर लगेगा। इसी प्रकार से हम दूसरे के लिए चलते हैं। अभी तो हमने ज्ञात किया है Q1 आवेश के कारण Q2 पर बल, अब Q1 पर हम बल का मान ज्ञात करते हैं। तो Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल, अब की बार बल किस पर लग रहा है? पहले आवेश पर लग रहा है। किसके कारण लग रहा है? दूसरे आवेश के कारण। तो F12 सदिश बराबर के Q1 Q2 आवेश हमारे वही वो के वही है, तो Q1 Q2 बटा, अब की बार हमारे पास F12 के लिए दूरी हो जाएगी हमारे पास R12, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो परिमाण ही रहेगा हमारे पास, तो यहां पर आ जाएगा R12 स्क्वायर। लेकिन इस दिशा के अंदर जो हमारे पास एकांक सदिश है वो एकांक सदिश है हमारा R12 के, ये हमारा एकांक सदिश हो गया R12 के। इसे कह देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे कह देते हैं समीकरण नंबर 2। ये हमारे पास Q1 आवेश के कारण Q2 पर बल, इसी प्रकार से Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल। यहां पर देखो इन दोनों बलों की बात करते हैं, इन दोनों बलों के लिए F12 सदिश बराबर के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर 1 2, ये वाला और ये वाला जो परिमाण है हमारा बल का, ये बराबर है, क्योंकि दूरी इस वाले से यहां तक की और यहां से यहां तक की दूरी बराबर है, वर्ग करेंगे वो भी बराबर ही आएगा। R12 का वर्ग करो, R21 का वर्ग करो, दोनों के दोनों हमारी दूरियां बराबर आएगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था R12 सदिश बराबर है माइनस का R21 सदिश,
परिमाण हमारा बराबर है, परिमाण बराबर है तो मैं इसे केवल परिमाण रूप में लिख देता हूं। इसका स्क्वायर करूंगा तो r12 स्क्वायर बराबर आएगा r21 स्क्वायर के। सदिश रूप में भी लिखना चाहें तो भी हम इसी रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा। तो ये वाला और ये वाला तो हमारा बराबर है। चेंज किसे करना है, हमें केवल दिशा को चेंज करना है। ये वाला k q1 q2 और दूरी का स्क्वायर, ये तो f21 और f12 दोनों के लिए बराबर है। हमें केवल इस एकांक सदिश को परिवर्तित करना है, तो हम इस एकांक सदिश को परिवर्तित करते हैं। k q1 q2 बटा r21, नीचे हमारे पास r12, तो r12 की जगह हम r21 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दूरियां बराबर है। तो r21 स्क्वायर, लेकिन दिशा बराबर नहीं है। पहले के लिए बल नीचे की तरफ लग रहा है, दूसरे के लिए बल हमारा इसके ठीक विपरीत दिशा के अंदर लग रहा है। तो यहां पर हम इस एकांक सदिश को परिवर्तित करते हैं, तो -r21 कैप। दिशा के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले साइड में लिख रखा था r12 कैप बराबर है माइनस का r21 कैप। तो यहां पर ये जो हमारे पास r12 कैप है, r12 इसके स्थान पर हमने लिखा है माइनस का r21 कैप। ये हमारे यहां पर लिखा हुआ, माइनस के चिन्ह को बाहर निकाल लेते हैं। तो f12 सदिश बराबर हो जाएगा माइनस, अंदर आएगा k q1 q2 बटा r21 स्क्वायर इंटू r21 कैप। f12 सदिश बराबर माइनस का चिन्ह पड़ा है। ये पूरी की पूरी राशि हमारी, ये पूरी की पूरी राशि हमारी समीकरण 1 के अनुसार f21 के बराबर है। तो f21 सदिश इंपॉर्टेंट। तीनों के अंदर चलते हैं, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण, तीनों समीकरण की बात करते हैं। सबसे पहले पहला और दूसरा, ये दोनों के दोनों समीकरण, पहला समीकरण दूसरा समीकरण, दोनों के दोनों ही कूलाम के नियम के सदिश निरूपण को प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दे एक बार दोबारा, पहला और दूसरा दोनों के दोनों, ये वाले दोनों समीकरण ये कूलाम के नियम का सदिश निरूपण को प्रदर्शित करते हैं। कूलाम के नियम में केवल हमारे पास परिमाण है, यहां पर हमारे पास साथ में दिशा भी है। तो ये पहला और दूसरा प्रदर्शित करेगा सदिश निरूपण को। ये जो हमने स्टार लगा करके समीकरण लिखा है, ये क्या बताता है? देखो, पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल और दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला बल, पहले आवेश के कारण दूसरे पर लगने वाला बल, दूसरे के कारण पहले पर लगने वाला बल, ये परिमाण में बराबर होगा। अंतर किस में आ रहा है? केवल दिशा में अंतर आ रहा है। पहला आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगाता है, दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर उतना ही बल लगाएगा, केवल और केवल दिशा परिवर्तित हो जाएगी। ये हमारा न्यूटन के तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार है। जितनी क्रिया होती है उतनी की उतनी प्रतिक्रिया होती है। ठीक उसी प्रकार से पहला आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगाता है, दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर उतना ही बल लगाता है। तो ये हमारा हो गया कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। चलिए, कूलाम के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। सबसे पहला बिंदु, गुरुत्वाकर्षण बल। जो हमारे पास यांत्रिकी है, यांत्रिकी के अंदर हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल है F बराबर G m1 m2 बटा में r स्क्वायर। विद्युतकी में, स्थिर विद्युतकी में हमारे पास ऐसा का ऐसा ही बल है F बराबर K q1 q2 बटा में r स्क्वायर। तो यांत्रिकी में जो महत्व गुरुत्वाकर्षण बल का होता है, विद्युतकी में वही महत्व कूलाम के नियम का है। यानी दोनों के दोनों बल एक दूसरे के समरूप हैं, केवल हमारे पास जो शाखाएं हैं वो परिवर्तित हो गई है। एक के अंदर द्रव्यमान है, दूसरे के अंदर हमारे पास आवेश है। दूसरा बिंदु, जो हमारा कूलाम का नियम है वो स्थिर और बिंदुवत, इन दो स्थितियों वाले जो आवेश होते हैं केवल उन्हीं के लिए लगेगा, बाकी के लिए कभी भी नहीं लगेगा। जो आवेश स्थिर है और जो बिंदुवत है केवल उन्हीं के लिए लगेगा, बाकी किसी के लिए भी नहीं लगेगा, बाकी किसी के लिए नहीं लगेगा। इसकी बात करते हैं, बिंदुवत आवेश का क्या मतलब होता है? दो आवेश है हमारे पास, Q1 और Q2, इसका कुछ ना कुछ आकार है, Q2 का भी कुछ ना कुछ आकार है।
लेकिन आवेशों का आकार जब इनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होता है, बीच की दूरी कुछ किलोमीटर में है और आवेश हमारे माइक्रोमीटर में या सेंटीमीटर में है या मिलीमीटर में है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो हमारे आवेश होते हैं इनको हम बिंदुवत मानते हैं। स्वयं का आकार दोनों आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में जब बहुत कम होता है तो ऐसी स्थिति में हम आवेश को बिंदुवत मानते हैं। तो कूलाम का नियम हमारा स्थिर और बिंदुवत आवेशों के लिए ही लगेगा। गतिशील आवेश है या फिर आवेश बड़े बड़े हैं, बिल्कुल पास में है, आवेश का आकार उनके बीच की दूरी से बराबर है या उससे के लगभग बराबर है, तो ऐसी स्थिति में भी हमारा कूलाम का नियम नहीं लगेगा। कूलाम का नियम स्थिर और बिंदुवत आवेशों के लिए ही लगता है, अन्य स्थितियों के लिए कूलाम का नियम कभी भी लागू नहीं होता है। तीसरा बात करते हैं, अभी हमने पढ़ा था कूलाम के नियम का, जब हमने सदिश निरूपण किया था कि जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार है। पहला आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगाता है, दूसरा आवेश पहले आवेश पर उतना ही बल लगाता है। ठीक उसी प्रकार से क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार कोई व्यक्ति जैसी क्रिया करता है विपरीत दिशा में उतने ही बल से वही प्रतिक्रिया होती है। तो ये जो हमारे पास कूलाम का नियम है ये गति के तृतीय नियम के अनुरूप है। चौथा बिंदु है हमारे पास 1/r²। जो भी नियम व्युत्क्रम वर्ग के दूरी नियम का पालन करते हैं वो सारे के सारे नियम संरक्षी होते हैं। तो जो कूलाम का हमारा बल है या कूलाम का जो नियम है ये व्युत्क्रम वर्ग के दूरी नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग का दूरी नियम का पालन करता है, इसका मतलब जो हमारा विद्युत बल होता है वो संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल के बारे में 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा जो कूलाम का नियम है ये एक संरक्षी बल है। तो ये हमारी इसकी कुछ विशेषताएं हैं। एक चीज और भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो कूलाम का जो नियम है ये कितनी दूरी तक लागू होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनके बीच में नाभिकीय बल लगता है। जैसे ही नाभिक से बाहर आते हैं तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल लगता है। तो नाभिक से बाहर आते ही हमारा कूलाम का जो नियम है या कूलाम जो बल है वो लगना शुरू हो जाता है। तो नाभिक से बाहर यानी 10⁻⁻15 मीटर से लगा करके और कुछ किलोमीटर तक कूलाम के बल की, कूलाम के नियम की सीमाएं होती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बहु आवेशों के मध्य कूलाम बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। सदिश निरूपण में कूलाम के नियम के सदिश निरूपण में हमने पढ़ा था कि दो आवेशों के मध्य किस प्रकार से बल लगता है। अगर हमारे पास खूब सारे आवेश हों तो किस प्रकार से बल लगता है वो हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम एक निकाय ले लेते हैं। निकाय में मान लेते हैं हमारे पास खूब सारे आवेश हैं। मान लेते हैं पहला आवेश है हमारे पास Q1, दूसरा आवेश है हमारे पास Q2, तीसरा आवेश है हमारे पास Q3। इसी प्रकार से डैश 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 हमारे पास और भी आवेश हैं जिन्हें हम कह देते हैं Qn। इस प्रकार से हमारे पास n आवेश हैं। इसके लिए हम एक निर्देश तंत्र ले लेते हैं। ये हमारे पास निर्देश तंत्र Q1 आवेश की निर्देश तंत्र से जो दूरी है या जो स्थिति सदिश है वो है हमारा R1। इसी प्रकार से जो हमारे पास Q2 है इसका स्थिति सदिश है R2। इसी प्रकार से Q3 के लिए हमारा स्थिति सदिश है R3 और Qn आवेश के लिए हमारा स्थिति सदिश हो जाएगा Rn। ये हमारे स्थिति सदिश। तो हमने एक निकाय लिया है, निकाय में Q1, Q2, Q3 डैश 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 Qn हमारे पास खूब सारे आवेश हैं। निर्देश बिंदु से इनके स्थिति सदिश हमने ले रखे हैं R1, R2, R3 डैश डैश Rn। अब हम एक परीक्षण आवेश को लेकर के आते हैं। ये हमारा परीक्षण आवेश Q0। परीक्षण आवेश के लिए हम अगले जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पूरा विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि परीक्षण आवेश क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। अभी मैं आपको केवल इतना बता देता हूं कि परीक्षण आवेश किसी भी बिंदु पर जब हमें बल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऊर्जा, इस प्रकार से जब राशियां ज्ञात करनी होती है तो हम सुविधा के लिए काल्पनिक परीक्षण आवेश को वहां पर लेकर के आते हैं। तो ये हमारा काल्पनिक परीक्षण आवेश है, ये सदैव धनात्मक होता है। तो एक परीक्षण आवेश को हम लेकर के आ गए हैं यहाँ पर Q0। Q0 ये हमारा Q1 इस Q0 को प्रतिकर्षित करेगा, धक्का देगा, बल लगाएगा।
वो बल हमारा हो जाएगा F नॉट 1। बल लग रहा है परीक्षण आवेश Q नॉट पर, किसके कारण लग रहा है? पहले आवेश के कारण। मान लेते हैं Q1 और Q नॉट इसके बीच की दूरी R नॉट 1 है। R नॉट 1 को लिखने का वही तरीका R नॉट माइनस R1 जो पहले हम पढ़ चुके हैं। R नॉट दूरी ये हमारी परीक्षण आवेश की निर्देश तंत्र से दूरी होगी, और R1 ये वाली, इन दोनों का जो अंतर है वो हमारा R नॉट 1 के बराबर होगा। इसी प्रकार से ये जो हमारे पास Q2 आवेश है वो भी इस Q नॉट परीक्षण आवेश पर बल लगाएगा, यह भी हमारा बल लगाएगा, इसे धक्का देगा नीचे की तरफ। मान लेते हैं ये वाला बल है हमारा F नॉट 2, और इन दोनों के बीच की दूरी जैसा ऊपर लिखा था वैसा का वैसा इनके बीच की दूरी हो जाएगी R नॉट 2। इसी प्रकार से ये Q3 आवेश है, ये भी इससे धक्का देगा, ये भी इससे धक्का दे रहा है, ये बल हमारा हो जाएगा F नॉट 3, और Q नॉट और Q3 के बीच की दूरी हो जाएगी R नॉट 3। इसी तरीके से nवें आवेश के लिए बल लग जाएगा F नॉट n, और दूरी हो जाएगी R नॉट n। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि बहुत सारे आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल, इस एक आवेश पर लगने वाला कुल जो बल है वो सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इस एक आवेश पर हमें बल का मान ज्ञात करना है, तो Q नोट इसके ऊपर बल लगाएगा, वो वाला बल है हमारा F नोट 1। इसी तरीके से Q2 बल लगा रहा है F नोट 2, इसी तरीके से Q3 बल लगा रहा है F नोट 3, इसी प्रकार से हमारा nवां आवेश बल लगा रहा है F नोट n। तो जितने भी हमारे पास बल है उन सभी बलों को सदिश रूप में जोड़ लो, ये सदिश रूप में जोड़ लिया हमने, तो ये जो हमारा सदिश रूप में जोड़ने पर जो कुल बल प्राप्त होगा वही कुल बल हमारा इस परीक्षण आवेश पर लगेगा। तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला कुल बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है, इसी को कहा जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। लेकिन यहां पर आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि जब बल Q1 और Q नोट के बीच में लगता है, यानी जब हम बल F नोट 1 की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में Q2 के कारण, Q3 के कारण, Q4 के कारण, Qn के कारण हम किसी भी प्रकार के बल को नहीं मानते हैं, या वो जो बल होता है वो हमारा नगण्य होता है। जब F नोट, जब हम Q1 और Q नोट की बात करते हैं तो बल F नोट 1 अन्य बलों से कभी भी प्रभावित नहीं होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से एक दोबारा समझा देता हूं, देखो Q2 और Q नोट के बीच में बल लग रहा है हमारा F नोट 2, ये वाला जो बल लग रहा है ये अन्य आवेशों के कारण जो भी बल लग रहा है F नोट 3 है, F नोट 1 है, F नोट n है, इनके कारण जो बल लग रहा है इनसे ये बल कभी भी प्रभावित नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, किसी परीक्षण आवेश पर सभी आवेशों के कारण लगने वाला बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है, इसी को कहा जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। एक बार इसको हम K के रूप में लिख लेते हैं, तो कुल बल F बराबर, बल को लिखने का तरीका पहले भी हम पढ़ चुके हैं, F बराबर K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, इसी फॉर्मूले का हमें उपयोग करना है। तो F बराबर, सबसे पहले F नोट 1 की बात करते हैं। यहां पर हमारे पास पहला आवेश तो है Q1, दूसरा आवेश है हमारे पास Q नोट, Q2 नहीं है हमारे पास, दूसरा आवेश हमारे पास Q नोट है। तो कैसे लिखेंगे? इसी के अनुसार K, Q1 के स्थान पर हमारे पास Q1 है, Q2 के स्थान पर अब हमारे पास Q नोट है, और दोनों के बीच की दूरी Q1 और Q नोट के बीच की जो दूरी है वो दूरी हमारी है R नोट 1। तो यहां पर आ जाएगा R नोट 1 का स्क्वायर, और एकांक सदिश इसी के अनुसार लिख देते हैं R नोट 1 क्या प्लस, ये हमारा पहले आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर बल। ठीक उसी प्रकार से हमारा दूसरे आवेश के कारण बल होगा, उसी को लिख लेते हैं। तो K
Q1 के स्थान पर अब हमारे पास आवेश है Q2। Q1 के स्थान पर अब की बार आवेश है Q2, तो ये Q2, और Q2 के स्थान पर अब हमारे पास आवेश Q0 है, तो यहां पर आ जाएगा Q0, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी हो जाएगी हमारे पास R02 स्क्वायर, और साथ में हम एकांक सदिश लिख देते हैं R02 के, प्लस इसी प्रकार से बाकी सभी आवेशों को लिख लेते हैं। तो nवें आवेश के लिए हमारे पास क्या होगा कि Q1 के स्थान पर हो जाएगा हमारे पास Qn, Q2 के स्थान पर हमारे पास वही Q0, बट्टा में हमारे पास दूरी R0 n का स्क्वायर इंटू R0 n के, जो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो सदिश F बराबर, देखिए K सब में है, बाहर आ जाएगा, Q0 भी हमारा सब में है, ये भी बाहर आ जाएगा, तो K Q0, अंदर क्या क्या बचेगा उसको लिखते हैं। सबसे पहले पहले पद की बात करते हैं। यहां पर K और Q0 तो बाहर आ गया, तो अंदर बचेगा हमारे पास Q1, नीचे हमारे पास दूरी R01 स्क्वायर और साथ में R01 कैप प्लस। अब इसी प्रकार से ये सभी पदों में बचते जाएंगे। K Q0 बाहर आ गया, तो यहां पर बच जाएगा हमारे पास Q2, बट्टा के अंदर आ जाएगा R02 स्क्वायर और साथ में हमारे पास हो जाएगा R02 कैप डैश डैश डैश। इसी प्रकार से nवें आवेश में हमारे पास बचेगा Qn, नीचे हमारे पास बच जाएगा R0 n का स्क्वायर और साथ में R0 n। K के स्थान पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मान हम यहां पर रख देते हैं। तो F बराबर Q0, K का मान रख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस पूरे को हम सिग्मा के रूप में लिखते हैं। सिग्मा के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए पहले तो ये देखिए कि यहाँ पर परिवर्तित होने वाली राशि कितनी है, तब हमें पता चलेगा हमें सिग्मा 1 लगाना है या 2 लगाना है। तो देखो यहाँ पर जो हमारा नोट है वो तो सब में हमारा कांस्टेंट है, तो इसको तो हमें परिवर्तित करना ही नहीं है। परिवर्तित 1 2 3 4 5 डैश डैश एन, केवल एक ही संख्या हमारी परिवर्तित हो रही है, तो हमें एक ही सिग्मा लगाना है। यहाँ पर सिग्मा का मान स्टार्ट कहां से हो रहा है, देखिए 1 से लगा करके एन तक है, तो आई का मान 1 से लेकर के एन तक लिखेंगे कैसे Q1, जो जो राशियां हमारी परिवर्तित हो रही है 1 2 3 4 5, जो राशियां परिवर्तित हो रही है वहां पर हम आई लगा देते हैं। ये आई Q1 Q2 Q3 Q4 Qn इस प्रकार से हमारा परिवर्तित हो रहा है, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा Qi, परिवर्तित हो रहा है वहां पे हम आई लगाएंगे। नीचे हमारे पास हो जाएगा R0, ये तो सब में कांस्टेंट है, R0 तो सब में कांस्टेंट है, 1 2 3 4 ये परिवर्तित है, तो R0 I का स्क्वायर। इसी प्रकार से यहां पर भी हम देखें तो R0 ये तो कांस्टेंट है, 1 2 3 4 आगे परिवर्तित है, तो R0 I के। ये हमारा बल को लिखने का तरीका। जब हमारे पास खूब सारे आवेश होते हैं तो हम सिग्मा रूप में बल को इस प्रकार से लिख सकते हैं। F बराबर Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा, सिग्मा का मान 1 से लेकर के n, एक ही संख्या परिवर्तित है, एक संख्या परिवर्तित है तो सिग्मा 1 आएगा। परिवर्तित होने वाली जहां जहां परिवर्तित हो रहा है वहां पे हम I लगा देते हैं, तो QI Q1 Q2 Q3 ये परिवर्तित हो रहा है तो QI। R0 सब में कांस्टेंट है, तो R0 यहां पर भी, R0 यहां पर भी, इसके बाद में 1 2 3 4 हमारा परिवर्तित होने वाला है, तो R0 I का स्क्वायर इंटू R0 I क्या, तो ये हमारा सदिश रूप में। और जब बहुत सारे आवेश होते हैं तब इस कुलाम के नियम को लिखने का तरीका, इसे ही हम अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।